मेक इन इंडिया सबमरीन हंटर सेना का शेर पाताल प्रहरी है। हैमर INS माहे AK-203 MPAUV। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम की तस्दीक कर रही है ये तस्वीर। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाले हैं ये वो हथियार जो न सिर्फ मौजूदा समय की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है, बल्कि भविष्य के खतरों को भी खाक में मिलाने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज रण क्षेत्र में हम बात करेंगे ताकतवर होती भारत की, ताकतवर होती भारतीय सेना की। भारत न सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि साथ ही साथ आत्मनिर्भर भी हो रहा है। बात हम करेंगे INS माहे की, जिसको हाल फिलहाल में कमीशन कर दिया गया, जिसने इंडियन नेवी की ताकत में और ज़्यादा इजाफा किया और साथ ही साथ अब राफेल में लगने वाला हैमर भारत में ही बनेगा, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर स्मार्ट बम को भारत में ही बनाने का आधिकारिक समझौता कर लिया गया है। ये समझौता भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के बीच हुआ है। यानी अब राफेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर वेपन जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही तैयार होगा। हैमर एक स्मार्ट प्रेजेंस गाइडेड एयर टू गाइडेंस वेपन है, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हो चुका है। जैश के ठिकानों को इसी से टारगेट किया गया था। हैमर दुश्मन के बंकर, कमांड सेंटर, रडार और पुलों को 70 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। टारगेट पर वार करने के लिए रास्ता बदल सकता है। ये एक ऐसा बम है जो हर मौसम में कारगर है। जैमर को धोखा देने की क्षमता इसे और घातक बना देती है। हैमर कोई साधारण बम नहीं है, ये एक मॉड्यूलर गाइडेंस किट है और रेंज एक्सटेंशन किट है, जिसमें 250 से 1000 किलोग्राम तक के स्टैंडर्ड बमों को फिट किया जा सकता है। एक राफेल विमान में एक बार में 250 किलो वजन के 6 हैमर बम लगाए जा सकते हैं, जो एक साथ 6 ठिकानों को ध्वस्त करने का दमखम रखते हैं। इसकी खासियत यह है कि ये स्मार्ट एमुनेशन में आता है। ये एक प्रिसीजन गाइडेड एमुनेशन है, जो अपने आप में एज अ किट जो है वो आपका जो बॉम्ब्स हैं उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि उनके इफेक्टिवनेस बड़ा हो जाए। सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये अडेप्ट कर पाता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर, कि आप चाहे तो इसे राफेल पर लगा दीजिए, चाहे तेजस पर लगा दीजिए, 250 किलो वाले एमुनेशन पर लगाइए, 500 किलो वाले एमुनेशन पर भी लग सकता है, 1000 किलो के एमुनेशन पर भी लग सकता है। इसकी एक और जो बड़ी खासियत है जिसकी हमें जरूरत थी, कि स्टैंड ऑफ अटैक, मतलब बिना दुश्मन की एयर डिफेंस के बीच में आकर उससे दूर रहकर 70 किलोमीटर तक ये स्ट्राइक कर पाता है। हैमर को राफेल के साथ साथ भारत के अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हैमर के भारत में निर्माण से भारत को क्या क्या फायदा होगा, ये भी जान लीजिए। उन्नत हथियार तकनीक देश में ही बनेगी, इससे विदेशी निर्भरता कम होगी। BEL उत्पादन, टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल की मुख्य भूमिका निभाएगा, जिससे स्वदेशीकरण की राह और आसान हो जाएगी। फ्रांस की सैफ्रॉन कंपनी भारत में प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेगी और धीरे धीरे 60% पार्ट्स भारतीय MSMEs बनाएंगे। इससे न सिर्फ लागत कम होगी, बल्कि तेजस MK1A और MK2 पर भी हैमर इंटीग्रेट हो सकेगा। जिस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा इसके ऊपर, 60% इसका इंडिजनाइजेशन किया जाएगा टू स्टार्ट विद। सप्लाई और मेंटेनेंस में ये काम आएगा। और उससे बड़ी बात जिसको बोल रहे हैं ना, क्या फायदा है, दोनों ही, क्योंकि हम ये साफरान फ्रांस से ले रहे हैं जॉइंट वेंचर करके, तो इसका अगर बड़ा अच्छा सा एक एग्जांपल दूं तो इट इज समथिंग लाइक ब्रह्मोस, कि हमने जो चीज रशिया के साथ करी, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इस पर रिसर्च वर्क और काम हमने किया है। सो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि फ्रांस और इंडिया बोथ सर्विसेज के लिए ये एक काम में ऑपरेशनल नीड्स के लिए लाया जाएगा। हैमर बम स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से टारगेट को ध्वस्त कर सकता है, जिससे फाइटर जेट्स दुश्मन की एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर हमला कर पाते हैं।
दरअसल साल 2016 में जब राफेल की डील की गई थी, उस वक्त हैमर की डील इसमें शामिल नहीं थी। लेकिन भारत और चीन के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ा, एलएसी पर जैसे जैसे टेंशन बढ़ी, तब तुरंत से राफेल की तैनाती का फैसला किया गया और ऐसे में हैमर की जरूरत महसूस की जाने लगी। हैमर के साथ ही भारत ने सेना के एक ऐसे शेर की तस्वीर दिखाई है जो सीमा पर दहशतगर्दों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। भारतीय सेना ने 24 सेकंड का टेक्टिकल वीडियो जारी किया है, जिसमें नई AK-203 राइफल को दिखाया गया है। इसे शेर नाम दिया गया है। AK-203 की तकनीकी विशेषताएं इसे दुनिया की सबसे घातक राइफल्स में से एक बनाती हैं। इसे हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों और घने जंगलों में आजमाया गया है, जहां ये भरोसे की कसौटी पर खरा उतरा है। 7.62 कैलिबर का AK-203 राइफल वजन में काफी हल्का है। इसका वजन अमेरिकी 600 के बराबर यानी कि 3 किलो 800 ग्राम है, जिससे सैनिकों को इसे ऑपरेट करने में काफी सहूलियत होती है। AK-203 राइफल की ताकत की बात करें तो ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसके पास 500 से 800 मीटर तक अचूक निशाना लगाने की ताकत है और इसके एक मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं। जब मैं सर्विस में आया था तब इंसास राइफल इंट्रोड्यूस करी गई थी जनरली उस टाइम पर, लेट 80s की अगर हम बात करें तो ये तब करी गई थी। और उससे पहले हमारे पास जो SLR होती थी वो 7.62 होती थी और इंसास का जो कैलिबर है उसको कम किया गया था 5.56, और ये इसलिए किया गया था कि दुश्मन को वो चोट पहुंचाए, मे बी उसकी डेथ हो या ना हो। सो सबसे बड़ी बात यह है कि AK-203 जिसको हम शेर बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में एज अ निकनेम, वो 7.62 की है। दैट मींस उसकी जो लिथैलिटी ऑफ हिटिंग है वो बिल्कुल किलिंग होगी, जिसको मैं बोल सकता हूं हेवियर हिटिंग कैपेसिटी की वजह से वो किलिंग होगी। भारतीय सेना के लिए 7.50 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जरूरत है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इंसास राइफल्स की जगह लेने के लिए AK-203 को क्यों चुना गया, ये भी जान लीजिए। AK-203 असॉल्ट राइफल इंसास राइफल की तुलना में छोटी, हल्की और घातक है। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बायनेट के भी 4.15 किलोग्राम वजन की है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। इंसास राइफल की लंबाई 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 महज 705 मिलीमीटर की है। वजन कम और लंबाई कम होने पर बंदूक को आसानी से लंबे समय तक ढोया जा सकता है। इससे थकान कम लगती है। लंबाई कम होने की वजह से इसे हैंडल करना भी आसान है। AK-203 असॉल्ट राइफल में 7.62/39 mm की बुलेट्स लगती हैं, जो इसे ज्यादा घातक बनाती है, जबकि इंसास में 5.56/45 mm की बुलेट्स लगती हैं। इंसास की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल्स की रेंज 800 मीटर है, यानी काफी दूर से दुश्मन को मार गिराया जा सकता है, जिससे दुश्मन के नजदीक जाकर जान जोखिम में डालने का खतरा कम हो जाता है। कि ये बहुत ज्यादा जो है इसका रेट ऑफ फायर जो था, जो इंसास का, उससे एमुनेशन थोड़ा वेस्ट होता था। अब जब AK-203 आई है तो उसमें एक सिंगल राउंड और एक 3 राउंड का बर्स्ट, कंट्रोल्ड बर्स्ट जिसको बोलते हैं, वो कर पाते हैं। इसके अंदर AK-203 में 30 राउंड्स की मैगजीन है, जबकि पुरानी वाली हमारी इंसास में 20 राउंड्स की हुआ करती थी। एक और बड़ी बात है जो कि इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, ये रगेड वेपन सिस्टम है, रिलायबल सिस्टम है। दैट मींस इसमें रोक कम आती है, वो एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ इसको कैरी करने की जो इसकी जो वेट है वो इंसास के मुकाबले काफी कम है। दैट मींस न केवल मैं वेपन को आसानी से कैरी कर सकता हूं, बट हो सकता है कल जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा एमुनेशन भी अपने आप में कैरी कर सकता हूं। और लाइटर वेपन जो है उसकी जो एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तेजी से इस्तेमाल करने की जो काबिलियत है, वो एक सोल्जर के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इंसास राइफल में इनबिल्ट आयरन साइट और माउंट पॉइंट लगाए जा सकते हैं, ताकि दूरबीन से ही दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर
एडजस्टेबल आयरन साइट्स तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा पिकेटनी रेल भी लगी है, यानी कि आप दुनिया के किसी भी तरह की दूरबीन को इस बंदूक पर लगा सकते हैं। आधुनिकीकरण अभियान के तहत इस साल के अंत तक सेना को करीब 75,000 नई AK-203 राइफल सौंपने का टारगेट है। नई राइफल भारतीय सेना में दशकों से इस्तेमाल हो रही इंसास राइफल का चरणबद्ध तरीके से स्थान लेगी। शुरुआत में सिर्फ 5% कलपुर्जों से बनने वाली ये राइफल अब 70% पूरी तरह से भारत में ही बन रही। बात AK-203 की कर रहे हैं, जिसके तमाम कलपुर्जे अब भारत में ही बन रहे हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है और भारत किस तरीके से अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद ही हथियारों का निर्माण कर रहा है, इस ओर भी इशारा करता है। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए DRDO ने समंदर के अंदर घूमने वाला एक ऐसा मशीनी योद्धा तैयार कर लिया है जो दुश्मनों के नापाक इरादों की पोल खोल कर रख देगा। मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए इस वक्त हमारी सेनाएं न सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स को और ज्यादा ताकत देने में जुटी है, बल्कि इसके साथ ही साथ नेवी को भी ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक अंडर वाटर एयर डिफेंस सिस्टम DRDO की तरफ से तैयार किया गया है, जो न सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि वहां पर माइंस का पता लगाकर उसे निष्क्रिय करने में भी सक्षम होगा। भारत ने अपनी अंडर सी यानी कि समंदर के अंदर युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से विकसित MPUV यानी कि मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल कार्यक्रम का अनावरण किया है। ये नया सिस्टम ऑटोनॉमस है। इसका मुख्य काम माइंस काउंटर मेजर मिशन होगा, यानी कि पानी के नीचे बिछाई गई दुश्मन की समुद्री माइंस को ढूंढना और उन्हें साफ करना, जिससे नौसेना को अतिरिक्त लेयर की सुरक्षा मिलेगी। इसमें देखिए एक सिंगल व्हीकल नहीं होती, जब इसको लॉन्च किया जाता है तो मल्टीपल व्हीकल्स को लॉन्च किया जाता है। और इनमें जो जो सिस्टम होते हैं, सबसे पहले तो इसमें साइड स्कैन सोनार सिस्टम होता है, जो कि और साथ में उसके अंडर वाटर कैमरा होता है। इसकी वजह से वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और साथ में अपने बाकी जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है उसको वो कन्वे करता है। MPAUV में डीप लर्निंग आधारित एल्गोरिदम लगाए गए हैं, जो खुद ही संदिग्ध वस्तुओं को पहचान लेते हैं। इससे ऑपरेटर के हस्तक्षेप की जरूरत कम हो जाती है और मिशन का समय भी घटकर काफी कम होता है। MPAUV में साइड स्कैन, सोनार और अंडर वाटर कैमरे लगाए गए हैं, जो रियल टाइम में माइंस जैसी खतरनाक चीजों की पहचान करते हैं। अंडर वाटर इकोसिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम इन्हें मिशन के दौरान आपस में डेटा शेयर करने में सक्षम बनाता है। एकॉस्टिक कम्युनिकेशन नेटवर्क से इंटीग्रेटेड नेविगेशन, टारगेट इंफॉर्मेशन और क्षेत्र कवरेज को सक्षम बनाया जा सकता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड स्वॉर्म के रूप में काम करती है। इससे मैपिंग की सटीकता बढ़ती है, डिटेक्शन की विश्वसनीयता मजबूत होती है और बड़े ऑपरेशनल जोन्स को तेजी से कवर किया जा सकता है। देखिए, इसका जो एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है वो साउंड वेव पे बेस्ड होता है। इसके जितने भी मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल होते हैं, उसका एक दूसरे से वो कम्युनिकेशन में रहते हैं। तमाम इलाके के वो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, लिहाजा उनके बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क का एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी होता है। तो एक तरीके का ये साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होता है, इसका बैंडविड्थ भी कम होता है। और जब लो फ्रीक्वेंसी होता है, जब हम एटमॉस्फेयर में कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन अंडर वाटर में इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिससे ये इनकी नेटवर्किंग एस्टेब्लिश होती है और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे कि ऑल आर एट द सेम टाइम इन कम्युनिकेशन, और जिससे कि डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होता है वो इस वेव द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है, जिससे कि सारे लोग इन टच रहते हैं और डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करते हैं। तो बेसिकली एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जनरेट करते हैं, जिससे ये कंप्लीट जितने व्हीकल हैं वो एक दूसरे के नेटवर्क में रहते हैं। MPAUV छोटे और हल्के हैं, जिन्हें इंसान आसानी से कहीं भी ले जा सकता है।
हल्का वजन और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे किसी भी छोटे नेवल प्लेटफॉर्म जैसे कि छोटी नाव में तेजी से डिप्लॉय करने की सुविधा देता है। भारत की सरहद 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और डाउन साउथ की अगर बात करें तो वहां पर इंडियन ओशन, यानी कि 3 तरफ से समुद्री घेरे में भारत को अपनी समुद्री ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। यानी कि अथाह समंदर में फैली भारत की सरहद की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी को और ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है, और INS माहे यकीनन इसमें और ज़्यादा इजाफा करने वाला है, जिससे दुश्मन भी थर थर कांपेगा। 24 नवंबर को देश में बने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल कर लिया गया। INS माहे भारतीय नौसेना की नई पीढ़ी का युद्धपोत है, जिसे विशेष रूप से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया है। नेवी का ये नया योद्धा समंदर के अंदर दुश्मनों की हर नापाक ताकत को ध्वस्त कर देगा, साथ ही साथ दुश्मन की पनडुब्बियों को भी तबाह कर देगा। अब इसे दुश्मन की तबाही क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। माहे एक मल्टी रोल वॉरशिप है जो एंटी सबमरीन ऑपरेशन, कोस्टल डिफेंस और सुरक्षा, पानी के भीतर निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, माइन बिछाने की क्षमता, उथले पानी में उच्च सटीकता से काम करने की ताकत रखता है। यही नहीं, INS माहे स्टेल्थ सक्षम पोत है जो दुश्मन की निगरानी प्रणाली में छुपकर चुपचाप ऑपरेशन कर सकता है। माहे क्लास के जितने भी ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, वो इनका मकसद सिर्फ है क्या कि एंटी सबमरीन ऑपरेशन को लॉन्च करना। इसके लिए उनके पास तमाम तरीके के डिटेक्शन सिस्टम होते हैं, सोनार सिस्टम होते हैं, और इसके तहत जब वो उसका डिटेक्शन कर लेते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इनके पास तमाम तरीके की मिसाइल्स होती हैं जिसको वो लॉन्च करते हैं। बेसिकली ये एंटी सबमरीन ऑपरेशन को एनहांस करते हैं। बेसिकली इसका जो लेंथ होता है, जो हिंदुस्तान ने डेवलप किया, उसका 78 मीटर है, और जो वाटर डिस्प्लेसमेंट करता है वो 900 से लेके 1100 टन के आसपास करता है। ये जहाज आकार में छोटा है पर मारक क्षमता जबरदस्त है। समंदर में तेज रफ्तार, सटीक निशाना और लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन को ढेर करने की ताकत है इसमें, और इसी वजह से इसकी गिनती एडवांस एंटी सबमरीन जहाजों में होती है। नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने से समुद्री सीमा की रक्षा और आसान होगी। INS माहे में पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए 12 बैरल वाला IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगा है। छोटे जहाजों और हवाई खतरों से बचाव के लिए 30 mm नेवल सरफेस गन लगी है। जहाज पर 2 ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर्स लगे हैं, जिससे 6 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं। समुद्री डकैत, छोटे तेज हमलावर जहाज और तटीय सुरक्षा अभियानों के लिए 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन लगाई गई है। इसमें रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं जो कि आपको बड़े डिस्ट्रक्टिव पावर देते हैं। टॉर्पीडोज लगे हैं, दैट मींस सबमरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्पीडोज जो हैं वो काम आते हैं। एंटी सबमरीन माइंस लगी हुई हैं, एंटी जो अंडर वाटर माइंस को ले किया जाए सो दैट आपको सबमरीन्स को न्यूट्रलाइज करना आसान होगा। एक डायरेक्ट फायरिंग गन भी लगी है जिसको कि हम 30 mm गन कहते हैं, जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट गन सिस्टम है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। और साथ ही साथ इसमें एक यूनिक गन और ऐड करी गई है जिसको कि रिमोट कंट्रोल किया जा सकता है। दैट मींस अगर रडार में हम किसी चीज को, इनकमिंग ड्रोन या एयरक्राफ्ट को देखते हैं तो उसको भी हम अपने आप में ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर सकते हैं। INS माहे डीजल इंजन और वाटर जेट प्रोपल्शन तकनीक से चलता है। इसका वाटर जेट सिस्टम आवाज कम पैदा करता है और इसीलिए इसे साइलेंट हंटर कहा जाता है। माहे की मैक्सिमम स्पीड 25 नॉट्स यानी कि 46 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 14 नॉट की रफ्तार पर ये 1800 नॉटिकल माइल्स की रेंज तक जा सकता है। जो हमारा वेपन्स हैं ये पूरी तरह से भारतीय हैं। हमारे पास नेवल सरफेस गन है, हमारे पास इंडिजनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर है, टॉर्पीडोस हैं, डिकॉयज हैं। सेंसर्स के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास सोनार है एंड हमारे पास LFVTS है। सारे वेपन्स एंड सेंसर्स इंडिजनाइज्ड हैं। जो भारत की आत्मनिर्भर भारत का जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो ये जहाज दिखा रहा है। बात माहे की करें जो कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा करेगी, तो सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि माहे को
पूरी तरह से भारत में बनाया गया, यानी कि 80% उपकरण पूरी तरह से भारत में ही बने हैं, जो कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा करने वाली है। और माहे का डिज़ाइन इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि भविष्य के किसी भी खतरे से माहे आसानी से निपट सके। भारत का तटीय इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल है। इन जल क्षेत्रों में पनडुब्बियों की गतिविधि का खतरा हमेशा रहता है और INS माहे इसी चुनौती का जवाब है, जो तटीय सुरक्षा के फॉरवर्ड शील्ड के रूप में काम करेगा। देश की नौसेना में ऐसे 8 जहाज शामिल किए जाने हैं और INS माहे इस श्रृंखला का पहला जहाज है। पाकिस्तान ने हाल ही में अपने डिफेंस एक्सपो में कई तरह के हथियार प्रदर्शित किए हैं। इसमें कई तरह के ड्रोन भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो समंदर के अंदर, और सरफेस ड्रोन भी इसमें शामिल हैं। यानी कि ऐसे ड्रोन्स हैं जिनसे भारत के समुद्री सेक्शन पर निगरानी रखी जा सकती है। लिहाजा ये भारत के लिए एक अलार्म है, यानी कि अलार्मिंग सिचुएशन में भारत को अपनी तैयारियों को उसी हिसाब से ही पुख्ता करना होगा। दक्षिण एशिया में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की नौसैनिक तैयारियों को देखते हुए भारत सजग है और वैश्विक परिदृश्य में नौसैनिक विस्तार को देखते हुए श्रीलंका, मालदीव वगैरह से भी सतर्क रहने की जरूरत है। पाकिस्तान का जो युद्धपोत 54 साल बाद पहली बार बंगाल की खाड़ी से होता हुआ रक्षा सहयोग को मजबूत करने के मकसद से गुडविल विजिट पर बांग्लादेश पहुंचा था, तो 12 नवंबर को भारत के लिए ये सवाल छोड़ते हुए विदा हो गया कि दोनों देशों के बीच नौसेना का सुदृढ़ीकरण के लिए कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। चटगांव बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में देश के पूर्वी तट के करीब है। चीन यहां अपना अड्डा बनाना चाहता है, लिहाजा पाकिस्तानी और चीनी जहाजों की आवाजाही से भारत की समुद्री सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी न सिर्फ भारत की पूर्वी नौसैनिक कमान का क्षेत्र है, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जरिए भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम केंद्र भी है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस इलाके में कोई स्थायी नौसैनिक लॉजिस्टिक पॉइंट स्थापित करने में कामयाब हो जाता है, तो ये भारत की समुद्री सुरक्षा पर सीधा असर डाल सकता है। पाकिस्तान नेवी की पहुंच चटगांव कोस्टल एरिया तक हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हिंदुस्तान के लिए होगा। लेकिन हम तमाम कंटीजेंसी के लिए तैयार रहते हैं। हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड इसके लिए पूरी तरीके से काबिल है, वो इस तरीके के थ्रेट को नेस्तनाबूद करने में काबिल है। और साथ में हमारा अंडमान निकोबार की जो कमांड है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं, तो चटगांव कोस्टल एरिया, चटगांव का जो हम पोर्ट है, वो पूरी तरीके से हमारे एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा। हम उसको कभी भी ब्लॉकेट कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं। फोर्सेस गोल 2030 के अंतर्गत बांग्लादेश नौसेना नए युद्धपोत खरीदने के साथ साथ पनडुब्बी, ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन और स्वदेशी निर्माण क्षमताएं बढ़ा रही है। पनडुब्बियों और समुद्री विमान संचालन की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राबनाबाद में देश का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बन रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और तुर्की के बने कई युद्धपोत खरीदने के साथ ही सहयोग से युद्धपोतों और पनडुब्बियों के 9 वर्षीय आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में भी लगा है। चीन के सहयोग से विकसित उसकी पहली हांगोर क्लास पनडुब्बी अगले साल बांग्लादेश की नौसेना में शामिल हो जाएगी और इसकी संख्या 2028 तक 8 तक पहुंचने का अनुमान है। तुर्की में बना अत्याधुनिक हथियार और स्टेल्थ खूबियों से लैस बाबर क्लास फ्रिगेट इसी साल बांग्लादेश की नौसेना में शामिल होने वाला है। बांग्लादेश को चीन का साथ और नेवल बेस के जरिए चीन का विस्तार भारत के लिए चिंता का विषय है। वहीं पाकिस्तान चीन गठबंधन बंगाल की खाड़ी में चीन बांग्लादेश, समुद्री घुसपैठ और अफ्रीका अरब सागर में चीन की नजर भारत को रणनीतिक रूप से दबाव में लाता है। लिहाजा भारत बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में मल्टी डोमेन सतर्कता, निगरानी और नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन को बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तानी नौसेना अगले साल चीनी पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल कर लेगी, यानी चीन से खरीदी गई पनडुब्बी को पाकिस्तानी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा और इसे उत्तरी अरब सागर और इंडियन ओशन के बीच तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान अब अपने करीब 80% से ज्यादा हथियार चीन से खरीद रहा है। पाकिस्तान ने चीन से J-10C लड़ाकू विमान खरीदे हैं, जिसका इस्तेमाल उसने भारत के खिलाफ किया था। यही नहीं, भारत के खिलाफ संघर्ष शुरू होने से पहले चीन ने
मई के महीने में पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भी दी थी, जो ये दिखाता है कि कैसे चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पाकिस्तान नौसेना में एडमिरल नवीद अशरफ ने 2 नवंबर 2025 को चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, चीन साल 2028 तक पाकिस्तान को 8 हैंगर क्लास की पनडुब्बियां सौंप देगा, जिसके लिए काम चल रहा है। ये पनडुब्बियां उत्तरी अरब सागर और हिंद महासागर में गश्त करने की पाकिस्तान की क्षमता को और बढ़ाएंगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ $5 अरब का पनडुब्बी समझौता किया था, जिसके तहत पहली 4 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियों का निर्माण चीन में हो रहा है। इसके अलावा बाकी पनडुब्बियों को पाकिस्तान में असेंबल किया जाएगा। पाक के पास जो हैंगर क्लास की सबमरीन चाइना दे रहा है, इसकी क्वांटिटी 8 है, लेकिन किस टाइम फ्रेम में मिलेगा ये अभी तय नहीं है। लेकिन जब एज ए मैन जब भी मिलेगा, ये उनकी नेवल कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये तमाम तरीके के इनके जो प्रोपल्शन, ये एयर इंडिपेंडेंट ब्रीदिंग सिस्टम पे बेस्ड है। कहने का मतलब यह है कि इस पनडुब्बी को सरफेस पे जल्दी आने की जरूरत नहीं है, बहुत समय तक वो अंडर वाटर रह सकता है, जो कि हिंदुस्तान के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। और हिंदुस्तान का जो नेवल शिपयार्ड है, तमाम तरीके के जो इंडिजिनस प्रोग्राम है, हम आज की डेट में सबमरीन से लेके जंगी बेड़े तक बना रहे हैं, हम फ्रिगेट से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर हम एक साथ जोड़ के देखें और जिस तरीके से हमने पनडुब्बियों की संख्या में इजाफा किया है, जिस तरीके से हमने उनके मिसाइल, रॉकेट और सब सरफेस लॉन्च मिसाइल का हम आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम उसको इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये थ्रेट को भी हम बहुत आसानी से काबू कर लेंगे। चीन लगातार अरब सागर में पाकिस्तान को मजबूत बना रहा है। ग्वादर बंदरगाह पहले से ही चीन के पास है। चीन के शिनजियांग से ग्वादर तक फैले 3000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे के माध्यम से अरब सागर से अपने संपर्क स्थापित करने में भारी निवेश किया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रमुख बेल्ट एंड रोड का एक अहम हिस्सा है, जिसका मकसद दुनिया को सबसे बड़े ऊर्जा आयात के लिए मध्य पूर्व से आपूर्ति लाने के लिए एक मार्ग सुरक्षित करना है। चीन इसके लिए मलक्का जलडमरूवध्य से निर्भरता हटाते हुए वैकल्पिक रास्ता बनाने में जुटा है। मलाक्का स्ट्रेट को चीन के लिए हिंद महासागर में घुसने का दरवाजा कहा जाता है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक रणनीतिक रास्ता है और भारत इसे कभी भी ब्लॉक कर चीन की सप्लाई चेन को तोड़ सकता है। समंदर में दबदबा बनाए रखने के लिए नौसेना का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। नौसेना समुद्री क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण पर फोकस कर रही है, ताकि अलग अलग सुरक्षा चुनौतियों का सामना किया जा सके। समंदर के अंदर पनपती साजिशों को रोकने के लिए भारत ने AUV सिस्टम का इजाद किया है। DRDO ने इस पर पूरी तरह से काम किया है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी दिखाता है। और इसके सफल लॉन्चिंग के बाद भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि भारत की समुद्री सीमा में घुसने की गुस्ताखी अब कोई ना करे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय नौसेना अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने में जुटी है। इसी का नतीजा है कि हर बारीक से बारीक पहलू के लिए नए नए और ताकतवर हथियार और उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में है AUV। ये पानी के अंदर चलने वाला व्हीकल है जो अनमैन्ड है, यानी बिना किसी चालक के खुद ही चलेगा। जो AU है, इसको आपने बिल्कुल ठीक बोला है, इसको अनआर्म्ड ड्रोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्रोन जो है सरफेस के ऊपर उड़ता है और जो AUV है ये पानी के अंदर ऑपरेट करता है। देखिए, एक ये शोर टू शोर ये ऑपरेट कर सकता है और इसका फुल नाम होता है ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल।
कहने का मतलब ये कि ये जो है सरफेस के नीचे, पानी के तह के नीचे ऑपरेट करता है। ये पूरी तरीके से रोबोटिक है, ये पूरी तरीके से सबमर्सिबल होता है, और ये जो ऑपरेशन करता है वो अंडर वाटर ऑपरेशन करता है। इट डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस इनपुट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग से लगातार इसको फीडिंग की जरूरत नहीं होती। ये एआई इनेबल्ड होता है, एक प्रोग्रामिंग के तहत ऑपरेट करता है। हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल पानी के अंदर खुद ही अपनी दिशा तय कर सकता है। कितनी गहराई तक जाना है इसका आकलन भी खुद ही कर सकता है। अब एयूवी समंदर के अंदर चुनौतियों से कैसे निपटेगा? समुद्री सुरक्षा के लिए ये नौसेना के लिए किन किन कामों में हाथ बटाएगा, ये भी जानना जरूरी है। डीआरडीओ ने जिस एयूवी को तैयार किया है वो नेवल सर्विलांस यानी कि समंदर की निगरानी करेगा। माइनस डिटेक्शन के जरिए समुद्री खतरों का पता लगाएगा। पनडुब्बी रोधी अभियान यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी हिस्सेदारी होगी। वहीं समुद्री सर्वेक्षण में भी ये अपना योगदान देगा। अंडर वाटर जब ऑपरेट करता है तो इससे तमाम तरीके की फैसिलिटी जो उसको नेवी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, मैन्यूवरेबिलिटी चेक कर सकता है, ओशनोग्राफी का जो इनपुट होता है वो ऑब्टेन कर सकता है, और तमाम तरीके के दुश्मन की जो सबमरीन है उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, दुश्मन की जंगी बेड़े को डिटेक्ट कर सकता है। तो एक मल्टी फंक्शन इसका रोल है। और ये देखिए दो मोड में चलता है, प्रोपेल्ड मोड में और नॉन प्रोपेल्ड मोड में। तो इसके जो जब नॉन प्रोपेल्ड मोड में चलता है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है, जब प्रोपेल्ड मोड में जाता है तो ये मैन्यूवर करके किसी भी स्थिति में किसी भी लोकेशन में जा सकता है। भारतीय नौसेना की जरूरतों को देखते हुए इसका डिजाइन तैयार किया गया है। परीक्षण के दौरान एयूवी को पानी की सतह और गहराई में चलाया गया। कई बार किए गए परीक्षणों में ये पाया गया कि एयूवी बिना किसी रुकावट से सही ढंग से काम कर रहा है। ट्रायल के दौरान इसके सोनार और कम्युनिकेशन सिस्टम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। एयूवी रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए फायदेमंद है। इसके अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हैं, कटिंग एज कैमरा लगे हैं, रडार है और साथ ही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी लगी है, जो कि इसे हर तरह की निगरानी और जासूसी के लिए उपयुक्त बनाता है। एयू का जो सोनार सिस्टम है वो क्या करता है, वो जब पानी के सरफेस के नीचे जाता है तो सोनार सिस्टम ऑपरेट करता है, साउंड वेव जनरेट करता है, और जब ये साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन वो बता देता है। तो एक बहुत इफेक्टिव मेजर है जिसको नेवी बहुत समय से इस्तेमाल कर रही है, और ये टाइम टेस्टेड प्रूवन सिस्टम है। इसीलिए एयूवी में सोनार सिस्टम को बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया गया है, और जब ये 3-4 के जोड़ी में डिप्लॉय किया जाता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्यूरेसी है, जो लोकेशन है, वो अच्छे से मिल जाता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन। देखिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, कोई भी बॉडी जब पानी के नीचे चली जाती है तो उसका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके का कम्युनिकेशन सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि हम उसको लगातार उसके इनपुट को मॉनिटर कर सकें, उसको मैन्यूवर कर सकें, और जो हमसे इनपुट मिल रहा है वो बगैर किसी डिटेरिएशन के हो, किसी जो सिग्नल मिले वो उसमें एटेनुएशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एकॉस्टिक मॉडम और एकॉस्टिक पोजीशनिंग सिस्टम। इन सब की मदद से हम इसका कम्युनिकेशन को पुख्ता करते हैं। स्वदेशी एयूवी समंदर में लंबे समय तक काम करने में सक्षम है, साथ ही चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एक्टिव रहता है। स्वदेशी एयूवी की स्पीड 3 नॉट है, यानी 5.56 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी एक और खासियत ये है कि ये लगातार 3 घंटे तक समंदर में रह सकता है, और जीपीएस सिस्टम के जरिए इससे संपर्क में भी रहा जा सकता है। भारत की समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है, और जब किसी देश की समुद्री सीमा इतनी बड़ी हो तो सिर्फ लहरों के ऊपर से निगरानी करने से काम नहीं चलता। समंदर के अंदर से भी निगरानी बहुत जरूरी हो जाती है। लिहाजा सर्विलांस बोट, वॉरशिप और पनडुब्बियों के साथ साथ छोटे महारथी को भी ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो समंदर के रास्ते पनपने वाली साजिश पर लगाम लगा सके।
अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो समुद्र की निगरानी या तो फिर नौसेना के हवाले होती है या फिर हवाई जहाज के जरिए समुद्र की निगरानी की जाती है, लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल के लॉन्च हो जाने के बाद नौसेना और कोस्ट गार्ड को निगरानी करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। भारत में बना AUV बेहद किफायती है, साथ ही बेहद अत्याधुनिक भी है। ये समंदर के अंदर लंबे समय तक खुद ब खुद निगरानी करेगा। इससे बड़े जहाजों, तकनीकों, यंत्रों और जवानों पर लगने वाले खर्च में भी कमी आएगी। आमतौर पर सबमरीन किनारे पर नहीं आती क्योंकि एक गहराई के बाद एंटी सबमरीन वॉरफेयर की वजह से इन्हें किनारे पर लाना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। वहीं कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर इसकी ज़रूरत होती है लेकिन फिर भी इसे तर्कसंगत नहीं माना जाता है, तो ऐसे समय में छोटे मिशंस के लिए AUV बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। भारत की ज़रूरतों को देखते हुए L&T भी अंडर वाटर व्हीकल डेवलप कर रहा है। इनके नाम है माया, अमोघ और अदम्य। अदम्य की रफ्तार की बात अगर की जाए तो ये समंदर में 6 नॉट यानी कि करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अदम्य के पास 500 मीटर की गहराई में जाने की क्षमता है और ये समंदर में 8 घंटे तक आसानी से रह सकता है। अदम्य ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल हर तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से ये अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता है। इसके डायमीटर को काफी कम रखा गया है। दरअसल डायमीटर कम रखने का फायदा ये है कि इसे आसानी से टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर ये आपको सरफेस पे चाहिए तो वह अलग तरीके का इनपुट देता है। वो 300 मीटर से लेके 6000 मीटर तक नीचे सरफेस पानी में जाके ऑपरेट कर सकता है और ये कई डायमेंशन के आते हैं जिसमें इसका जो लेंथ है 6 से 9 मीटर तक है और इसमें किस तरीके का आप सिस्टम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। और जो इसकी स्पीड होती है वो 3 नॉट से लेके 8 नॉट पर मिनट की होती है और ये 15 दिन तक अंडर वाटर ऑपरेट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि कई कॉन्फ़िगरेशन के ये AUV हमारे पास हैं और जब ये हमें एक जोड़ी में या एक पर्टिकुलर डिजाइन के साथ जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो हमें दुश्मन के जो पनडुब्बी है उसका पूरा लोकेशन मिल जाता है। अमोघ अंडर वाटर व्हीकल को L&T ने इटली की कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। अदम्य की तुलना में अमोघ थोड़ा बड़ा है, लिहाजा इसे टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च नहीं किया जा सकता। हालांकि अदम्य से ज्यादा समय तक पानी में रहने में सक्षम है। ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल अमोघ लगातार 22 घंटे तक समंदर में रहने में सक्षम है। साथ ही ये 1000 मीटर गहराई तक जाने की क्षमता रखता है। स्पीड की बात की जाए तो ये 5 नॉट यानी कि 9.26 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। अमोघ हर तरह से वाटर सर्विलांस से सक्षम है। इस AUV को अकाउस्टिक राउटर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये कई सबमरीन के साथ डेटा ट्रांसफर करने में भी मददगार साबित होगा। जो रडार उसमें जो फिटेड होता है ये एक तरीके के साउंड को जनरेट करता है। अब जब साउंड वेव कन्वर्ट होती है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके वो ऑब्जेक्ट को हिट करके वापस आते हैं और ये जो साउंड का एमिशन होता है बेसिकली ट्रांसमिशन और रिसीवर पे डिपेंड करता है और फिर इस रिफ्लेक्टेड वेव जो साउंड वेव है उसको हम एनालाइज करते हैं। उससे हम दुश्मन के जो लोकेशन है जो सबमरीन की या जंगी बेड़े की उसको हम डिटेक्ट करते हैं। रेडियो एकॉस्टिक साउंडिंग सिस्टम एक रेडियो एक्टिव वेव को जनरेट करता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं जिसको रास बोलते हैं, रेडियो एकॉस्टिक साउंडिंग सिस्टम, और दूसरा होता है लॉन्ग रेंज एकॉस्टिक डिवाइस। ये दोनों एकॉस्टिक डिवाइस को डिपेंडिंग अपॉन रोल इस्तेमाल किया जाता है और कहने का मतलब यह है कि ये जब 2 जोड़ी में इस्तेमाल होता है या सिंगल यूज होता है तो एक बड़ा वर्सेटाइल सिस्टम होता है और एक नॉन पैसिव सिस्टम होने की वजह से इसका डिटेक्शन मुश्किल होता है। आज दुनिया के कई देश अंडर वाटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का घोष शार्क और अमेरिका का मंत्रा रे नाम से अंडर वाटर ड्रोन काफी सुर्खियों में है।
ऑस्ट्रेलिया का घोस्ट शार्क लंबी दूरी तक दुश्मन को टारगेट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये समंदर के अंदर दुश्मन पर निगरानी भी रख सकता है, यानी किसी भी खुफिया मिशन को अंजाम देने में पूरी तरह से सक्षम है घोस्ट शार्क। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन चीन माना जाता है, जो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को आंखें दिखाता है। चीन के पास भी कई तरह के अंडरवाटर ड्रोन्स हैं। ऐसे में अमेरिका भी दुश्मन को मात देने के लिए ताकतवर ड्रोन्स तैयार कर रहा है जो अंडरवाटर काम कर सके। इनमें में से एक है मैंटा रे, बेहद खास है। मैंटा रे में कई तरह के पेलोड लगाकर इसे अलग अलग तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस है। मैंटा रे अंडरवाटर व्हीकल अपने हिसाब से समंदर के अंदर काफी ज्यादा गहराई में गोता लगा सकता है। एनर्जी कम होने पर हाइबरनेट हो जाएगा ताकि ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जा सके। हाइबरनेट का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को निष्क्रिय अवस्था में डालते हैं, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो जाती है और जब तक आप उसे फिर से चालू नहीं करते तब तक वो वहीं रहता है। मैंटा रे की एक और खासियत है कि ये मॉड्यूलर है और इसीलिए इसे कहीं भी असेंबल और डिसअसेंबल किया जा सकता है, यानी इसे टुकड़ों में ले जाया जा सकता है और फिर इसे जोड़कर काम भी लिया जा सकता है। फिलहाल नॉर्थरोप मैंटा रे कंपनी ने एक फुल साइज मानव रहित मॉडल तैयार किया है जो समंदर के अंदर बिना आवाज के लंबे समय तक रह भी सकेगा और दुश्मन की निगरानी भी कर सकेगा। समंदर में पहरेदारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है, इसीलिए अब अलग अलग देश ऐसे ड्रोन्स पर फोकस कर रहे हैं जो समंदर की गहराइयों में रहकर दुश्मन की जासूसी भी कर सके और मौका पड़ने पर हमला भी कर सके। आज की तारीख में रण क्षेत्र में दुश्मन से लोहा लेने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा है। आज की तारीख में हर देश अपने लिए नई नई तकनीक इजाद कर रहा है। आज की तारीख में रण क्षेत्र में दौड़ने के लिए अनमैन्ड टैंक तैयार किए जा रहे हैं, अनमैन्ड व्हीकल तैयार किए जा रहे हैं। दुश्मन पर निगरानी रखने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें नई तकनीक से लेकर AI तक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि आने वाले समय में रण क्षेत्र में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है। भारतीय सेना अपने हथियारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर रही है ताकि जंग के मैदान में इंसानों की जगह मशीनों का इस्तेमाल किया जा सके। साल 2022 में महाराष्ट्र के पुणे में अनमैन्ड मोड का परीक्षण किया गया था, जिसे रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा सकता है। डीआरडीओ की अनमैन्ड बोट इलेक्ट्रिक और मोटर इंजन से चलती है और एक बार में लगातार 24 घंटे पानी में रहकर पेट्रोलिंग में सक्षम है। ये समुद्र में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मानव रहित नाव का इस्तेमाल दुश्मनों की निगरानी और उन पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। दुश्मन से इस नाव को बचाने के लिए एक खास तरह का सिस्टम तैयार किया गया है। मान लीजिए कि अगर नाव दुश्मन के कब्जे में आ भी जाती है तो इसका कंट्रोल रूम ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी सूचना, इंफॉर्मेशन दुश्मन तक नहीं पहुंच पाएगी। इसमें लगे सोनार और रडार सिस्टम की मदद से ये सरफेस सर्विलांस के अलावा ये नाव एंटी सबमरीन वॉरफेयर और माइंस काउंटर मेजर में भी काम कर सकती है। मुंबई के 26/11 हमले में भी आतंकियों ने समंदर के रास्ते से ही मुंबई में घुसपैठ की थी। मानव रहित बोट की मदद से ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।